ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने ये मंत्र योग युक्त स्थिति में स्थित होने के लिए पक्का करा दिया है। आत्मिक स्वरूप में अपने आप की स्मृति, शांति धाम की स्मृति और शांति के सागर शांति दाता की स्मृति। दादी जानकी जी जब 3 बारी ओम शांति कहती थी तो पक्का कराती थी, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। ये तो बिल्कुल क्लियर है, मैं कौन हूँ। हम सब की एक मत है, एक ही संकल्प है, मैं आत्मा हूँ, आप भी आत्मा है, आप भी आत्मा है। मेरा कौन है? प्रभु के सिवाय सब संबंध मेरे उनके साथ है। मेरा बाबा है, सबके मुख से निकलेगा। अब मुझे क्या करना है, ये है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डायरेक्शन वही है, चलेगा। नहीं नहीं चाहिए। डायरेक्शन वही है सबके लिए, परंतु करके मुझे क्या करना है वो करके दिखाने वाला। बाबा ने तो सबको कहा है कुछ और कुछ भी नहीं करना, मुझे याद करना है। क्या करना है? कुछ और करना है क्या? याद करना है। पर याद क्या करना है? क्यों कहते हैं मुझे याद करना है? तो पहले आदत पड़ी हुई थी फरियाद करने की, या दूसरों को याद करने की, या दूसरों को देख करके उनकी बातें याद रखने की, या किसी ने कुछ कह दिया वो दिल में याद रखने की। याद जो थी वो याद होने नहीं देती थी। औरों की याद या अपनी याद, देभान की याद, या रावण से और रावण के परिवार से, आसुरी संप्रदाय से मिली हुई याद, क्या करना है मुझे वो करने नहीं देती थी। उसमें बिजी थे। अभी क्या करना है? सबको भूलना है, सबसे न्यारे होके रहना है। तो ब्रह्मा बाबा ने ये प्रैक्टिकल में, मम्मा ने प्रैक्टिकल में, दादियों ने प्रैक्टिकल में ये करके दिखाया, जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे बेहद की वैराग वृत्ति। देह तथा देह के संबंध से न्यारे। न्यारे का मतलब क्या? रहना तो परिवार में फिर भी है। आज भी बाबा ने कहा व्यापार तो आपको, जो घर परिवार को संभालना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो रचना रची है उसकी पालना भी आपको करनी है। परंतु जो प्रभाव पड़ जाता है, जो संबंध में मोह जुट जाता है, या कोई बात किसकी अच्छी नहीं लगती है, वो अंदर घर कर जाती है, मन मैला हो जाता है,
वो सारी समय सफाई करने में चला जाता है, तो याद नहीं रहती, याद होने नहीं देती। या दूसरे शब्दों में श्रीमत की पालना नहीं करने देती। क्या करना है? जो बाबा ने डायरेक्शन दिया, योगी बनो, पवित्र बनो। योगी माना योग बाबा से जुटा रहे, कर्म करते भी बाबा के साथ योग रहे, योगी बन के रहे। और हमारी वृत्ति में, दृष्टि में, व्यवहार में, विचार में, संस्कार में जो बाबा ने कहा है वो कहने की ज़रूरत नहीं, उसका दिव्य दर्शन कराने की बात है। तो बाबा के साथ रहने का अनुभव न्यारा और प्यारा क्यों लगता है कि बाबा ने जो शिव बाबा ने कहा, बाबा मम्मा ने या दादियों ने वो किया। क्या करना है? बाबा को फॉलो करना है। तो कोई कोई कहते हैं पर बाबा साकार तो अभी नहीं है ना, चलो दादियाँ की कहानी सुनते हैं, वो भी तो हमारा समय कोई सब दादियों से मिले नहीं है। सब दादियों को चित्र तो देखे हैं, पूर्वजों के फोटो लगे हुए हैं, पर कईयों से नहीं मिले हैं। परंतु जो उनसे हमको, उनकी शिक्षाओं से और उनके जीवन से मिला हुआ, उसको यूज़ करना ही फिर मिलना है। मिसाल के तौर पर जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सप्लोर करके जाते हैं, कोई इन्वेंशन निकलती है, कोई फैक्ट्री में विशेष चीज़ बनाने का कोई कला उसके पास होती है, आप वो उसी को फॉलो करने लग जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं ना। तो आज के ज़माने में भाई खाना बनाना है, रेसिपी नहीं आती है, चलो खोल के देख लो ना। आजकल की कुमारियाँ, माताएं, बहनें, कोई सिखाने की बात नहीं। तो जब किताब सिखा सकती है, हमको तो भगवान के महावाक्य रोज़ मिलते हैं, डायरेक्ट बाबा बोलते हैं। तो बाबा ने करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा ने, बाबा के साथ कभी ऐसे वॉक करने जाते थे, अचानक बाबा का शौक होता था। हम छोटे थे तो इजी होता था, दौड़ के बाबा का हाथ पकड़ लिया। तो बाबा कहते थे, बच्ची किसका हाथ पकड़ा हुआ है? शिव बाबा याद है? तो खुशी तो होती थी बाबा। तो बाबा और बाबा में अंतर नहीं था, इसलिए दो शब्द भी नहीं थे। पर बाबा अपने भान से न्यारा कर देवे, ये न रहे कि साकार को देख रहे हैं, साकार में निराकार नजर आवे, निराकार की शक्ति और निराकार का प्यार अनुभव हो। वो बाबा की वाइब्रेशंस में, उस रूहानी प्यार की दृष्टि में देह भान से न्यारा कर देता था। अब तो चलो बाबा का चित्र है, पर ब्रह्मा बाबा के समय फोटो खींचने की मना थी। बाबा के साथ वो जो फोटो है वो भी कोई जब विदेशी, कोई भारतवासी, विदेशी जो जिनके संबंधी आए हुए होते थे या कोई बाहर व्यापार करने जाते थे, तो फिर थोड़ा समय आते थे तो बाबा की यादगार लेके जावें। कोई छुट्टी लेने आया है, बाबा से मिल रहा है, किसी दूसरे ने फ़ोटो खींचा है, तो वो उस समय बाबा को पता होता था ये जा रहा है बच्चा तो कोई बात नहीं। मुझे बिल्कुल याद है, वो इतना पक्का संकल्प होता था,
चित्र को नहीं याद करना है, विचित्र को याद करना है, निराकार को याद करना है। परंतु वो निराकार अपना परिचय रोज साकार द्वारा करके देते हैं, और वो याद करने में सिर्फ चित्र नहीं पर चरित्र जो बना रहे हैं, विचित्र जो शिक्षा दे रहे हैं कि हमको बनना कैसा है। तो याद यही करना है कि मेरे कर्म में, मेरी दृष्टि में, मेरे विचार और व्यवहार में नेचुरल इतनी धारणा हो जो उसका दर्शन दूसरी आत्मा को हो, अथवा उसकी एक्सपीरियंस उनको होवे, अनुभव होवे। तो अनुभव ही देखना है, अनुभव ही दर्शन है। जैसे आज सवेरे बता रहे थे क्लास में कि आप कोई चीज़ सामने दुकान पर जाते हैं, रखी हुई है, तो कहते हैं भला ये दिखाना भाई, चीज़ को देख तो आपने लिया, पर आप उसका अनुभव करना चाहते हैं, और या पिछला जो अनुभव किया हुआ है उससे परखना चाहते हैं बराबर क्वालिटी अच्छी है, मेक अच्छा है, साइज ठीक है, यानी वो पतला है कि मोटा है, असली है कि नकली है, वो अनुभव के आधार पर। और हमको क्या अनुभव, सब आत्मा को अनुभव चाहिए अपने असली स्वरूप का और परमात्म स्वरूप का। आत्मा का असली अनुभव अथवा असली शक्ति, उस शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, खुशी, सत्यता, ये अनुभव मिलना हो अथवा परम पिता परमात्मा से मिलन मनाना। योग करते हुए कहते योग बहुत अच्छा लगा, तो कोई बाहर की तार तो नहीं जुटी है ना। उस समय जो बाबा के गुण हैं उनका अनुभव हो रहा है, तो कहते योग बहुत अच्छा लगा। तो आत्मा के गुणों का परमात्मा से मिलन अथवा मुझ आत्मा की दिल से रूह रिहान, यानी आत्मा की जो अंदर की अनुभूति है वो परमात्मा के साथ मिलन में याद रहे और महसूस हो, इस संबंध को योग कहते हैं। हठ योग है नहीं, सहज योग है। तो बाबा फिर बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रेरणा देते, करके दिखलाते, अथवा अनुभव, बाबा का हाथ पकड़ते ही अनुभव होता था कुछ विशेष। दृष्टि लेते भी ऐसा लगता था इस देह से जैसे न्यारे। बोल सुनते मुझे बाबा कह रहा है, इतनी नज़दीकी का अनुभव होता था। मुरली सुन रहे हैं ये बात नहीं होती थी, पर बाबा मेरे से बोल रहे हैं, बाबा मुझे कह रहे हैं। ये कोई लेक्चर नहीं है, ये तो बाप और बच्चों की रूह रिहान है। तो कहने का मतलब इतना नज़दीकी का अनुभव बाबा से हो, तो फिर वो चलते फिरते उठते बैठते वही याद रहेगा कि हमारे से बाबा ने कहा, बच्चे मैं तुमको प्रत्यक्ष करता हूँ। सन शोज फादर, फादर शोज सन। तो मैं तुमको प्रत्यक्ष करता हूँ, यानी तुम्हारे अंदर ईश्वरीय गुण कौन से समाये हुए हैं, और तुम फिर प्रत्यक्ष करते हो कि बाप के गुण कौन से हैं जिनसे हमको ये गुण मिले हैं। तो ऑटोमेटिकली फिर हम ट्रस्टी होके रहेंगे। जो भी कर्म करेंगे उसका अहंकार नहीं आएगा, अहम भाव नहीं आएगा। साक्षी होकर के कर्म करेंगे, पर बाबा को साथी बना के कर्म करेंगे।
कर्म करते करण करा मनहार, परमात्मा कर्तव्य करा रहे हैं। भारत वालों का फिर भी सौभाग्य है, क्योंकि भक्ति मार्ग में कहानियाँ बहुत हैं, उसमें से रेफरेंस मिलते हैं। पर विदेश में तो ये कोई कहानियाँ भक्ति की तो नहीं उन्होंने सुनी है, परंतु क्या थी विदेश की सेवा, ज्ञान के आधार के साथ साथ उनको जो बाबा अनुभव कराते थे, वो अनुभव आत्माओं ने अपने जीवन में ऑनेस्टी से जिन्होंने प्रैक्टिस की। अंतर ये है विदेश और देश में, मेजॉरिटी जो वहाँ सभा इतनी बड़ी नहीं होती है। ये जितनी सभा यहाँ आज बैठी है ना, ये तो जब कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम करे, जिसको आप यहाँ मेला कहते हो, कुंभ मेला कहते हो, बड़े बड़े प्रोग्राम कहते हो, वहाँ 1000 अगर इकट्ठे हो गए तो कमाल हो गई, समझा। साथ सामने 8-10 बैठे हैं, क्लास बड़ी नहीं होती है, क्योंकि जो प्रैक्टिस करते हैं वो ऑनेस्टी से करते हैं। अमृत वेला अगर करना है तो सच्चाई से करना है, नियम और मर्यादा का पालन करना है तो ऑनेस्टी से करना है। क्लास में भाई कोर्स कर रहे हैं, आएंगे तो एक बारी कह दिया आएंगे तो टाइम पर आएंगे ज़रूर, और अगर नहीं मन में जची है बात तो कहेंगे मैं सोचूंगा फिर आपको बताऊंगा। अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे आने की कोशिश करूंगा, यानी शब्द में ही अंतर है। या कहेंगे मैं नहीं आऊँगा, जब आना होगा मैं आपको फ़ोन दे दो, मैं फ़ोन आपको कर दूँगा। ये फाउंडेशन में अंतर है। जो करना है उसकी क्लैरिटी है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। फिर दूसरा अंतर ये है कि यहाँ पर भारत में भावना बहुत ऊंची चीज़ है, भक्ति के आधार से भी निमंत्रण मिलते हैं, गीता पाठशाला खुलती है और अपने संबंधी पड़ोसी आदि को परिचय मिलता है, आते हैं। बाबा का घर कैसे चलता है? अपने आप ही सबके सहयोग से चलता है। बहन कोई निमित्त पे से बैठ गए, बाबा के कार्य को करने संभालने के लिए, इसी भावना से कि बाबा ने इनको निमित्त बनाया है, तो उनकी पालना बाबा का भंडारा ही करता है। पर वहाँ पर फिर विदेश की जो भाषा है, स्वभाव होता है, वो ये होता है कि हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, तो जॉब भी करेंगे, सेंटर भी संभालेंगे और सेंटर की सेवा भी खुद भी करेंगे, यानी सारी जिम्मेवारी से जो भी करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि भारत और इसमें कोई फिर सेंटर पर रहे तो फिर जॉब करने का टाइम नहीं, और वहाँ पर ये है कि हमने अगर कोई जिम्मेवारी ली है तो हमको करनी है। तो अंतर यही है कि बहुत लगन से करते हैं, क्लैरिटी से करते हैं, कॉन्फिडेंस है। और योग में मानो अमृत वेले हमको याद है कि हम लेके आते थे, उस समय तो हम ट्रेन में लेके आते थे लंदन से। लंदन में हम 74 में गए, दादी जान की, और हम 1974 50 साल हो गए। तो सेवा केंद्र पर
तो उस समय कोई नहीं, 2-3 ही रहते थे। कोई बाबा के बच्चे सामने इतने नहीं थे। 2-3 परिवार इंडिया के थे, वो बीच बीच में आते थे। संडे का क्लास होता था। तो दादी जानकी जी, हम थे, और जयंती बहन उस समय घर से रहने के लिए आई थी। जयंती बहन के पेरेंट्स लंदन में ही रहते थे। तो जयंती बहन भी आ गई सेंटर पर, दादी भी, हम भी। तो दादी कहती थी योग कराओ। क्लास में तो कोई 1-2 भाई, एक भाई था, कभी 1-2 बहन आ जाती थी। दूर दूर लोग रहते हैं, आने का भी इतना ज़रूरी नहीं कि इतना जल्दी आ सके। तो सामने तो कोई है नहीं, और दादी कहती थी योग कराओ। कभी संकल्प नहीं आया कि योग किनको कराए, ऑटोमेटिकली था हमको तो योग करना है ना, अपने आप को कराओ। योग दूसरों के लिए नहीं, पर अपने आप के लिए, अपने आप को योग कराओ। पर सामने बैठते थे तो बगीचा, जो गलीचा है हमारी क्लास का, छोटा ही क्लास था, इतना बड़ा भी नहीं, छोटे कमरे जितने थे, कमरा ही था छोटा। तो उसमें जो गद्दी थी, गद्दी कुर्सी वगैरह कुछ नहीं थी, तो एक बाहर का दरवाज़ा, वहाँ पर कोई चीज़ को इसको नहीं चाहिए होती है ना, तो रख देते हैं सड़क पर। एक्स्ट्रा फर्नीचर है, नहीं चाहिए तो सड़क पर रख देते हैं, जिसको भी चाहिए ले जाएंगे। तो दरवाज़ा किसका टूटा होगा, तो जो भाई एक आता था, उसने दरवाज़ा, वो जो टूटा हुआ दरवाज़ा था, वो ले करके कुछ देर नीचे लकड़ियाँ लगा करके वो सीट बना दी। वो दादी का बेड था और गद्दी थी, उस पर योग कराते थे। ये लंदन की शुरुआत की बात बता रही हूँ। और सामने दादी कहती थी योग कराओ। और हम गए थे भारत से। भारत में उस समय क्लास लंदन जन रजौरी गार्डन में भी 100 का क्लास था, भाई बहनों का, बड़ी क्लास थी। कभी ये संकल्प नहीं आया कि वहाँ तो इतनी बड़ी क्लास थी, यहाँ तो सामने 2 बैठे हैं। एक बारी मेरे से जयंती बहन ने पूछा, दादी कहती है योग कराओ, सामने तो कोई है नहीं, तो देख आपको कुछ संकल्प नहीं चलता। मैंने कहा नहीं, अब योग कराना होता है तो 100 को दृष्टि इकट्ठी थोड़ी देते हैं। योग कर रहे होते तो बाबा से योग कर रहे होते हैं, अगर दृष्टि भी देनी है तो एक एक को करके देते हैं। अब 100 बैठे हो या 2 बैठे हो, कोई बात नहीं। परंतु फिर यही संकल्प चलता था कि बाबा के बच्चे यहाँ हैं तो सही। तो मैं जो दृष्टि देती थी, यही संकल्प से दृष्टि देती थी कि जितने भी बगीचे के अंदर फूल हैं, अबाउट 300 फूल था, मतलब इसका चौथा हिस्सा कमरा, ये पूरी स्टेज का, यहाँ 1 2 3 4, हाँ ये समझो इतना मकान तो पूरा था, जो सारी स्टेज जितना था, किचन, मकान, कमरा, बेडरूम सब मिला के। कमरा तो छोटा ही था, पर फूलों वाला बगीचा था। तो मेरे को यही होता था, ये जो सब फूल हैं ये चैतन्य फूल हैं, मैं इनको दृष्टि दे रही हूँ, बाबा इन चैतन्य फूलों में जान भर देंगे, चैतन्य फूल ले आएंगे। तो पहले जो योग किया, फूलों को दृष्टि दी, चैतन्य फूल देख करके दृष्टि दी। तो क्या करना है, इनको दृष्टि देना है या मुझे अपने आप को फूल बनाना है? बाबा चाहे हमारे जीवन को फूल बनाने के लिए आया है। तो भावना ये रहती थी
तो प्रैक्टिकल में वही संकल्प की सिद्धि होती है। अभी तो कितने हजारों हो गए, पर इसमें उस समय पहले पहले और कोई नहीं होते थे। दादी, जयंती बहन, हम या एक दो और बहनें आ जाती थी। मधुबन भी दूर हो गया। मधुबन में जहाँ पहले हर 4 महीने के बाद जाते थे, 3 महीने के बाद, खास करके मैं जयपुर में थी, बाबा ने हमको जयपुर में भेजा था सेवा के लिए, तो वहाँ से जल्दी जल्दी सेवा का रिज़ल्ट अच्छा था, जल्दी जल्दी पार्टी को लेके आ जाते थे। मधुबन से कनेक्शन बहुत, कम्युनिकेशन अच्छी रहती थी। अब दादी जी वहाँ थी तो मधुबन से रोज़ पत्र पोस्ट से आता था, नियम से। अपनी शांतामणि दादी जी नोट्स लिखती थी, बाबा जो सुनाते थे वो नोट्स लिखती थी, वो पोस्ट में भेजते थे। तो बाबा के समय से एक्चुअली ये सिस्टम था लेट पोस्ट भेजने का। मम्मा के समय की बताती हूँ कि मम्मा दिल्ली में थी, तो बाबा को ये था कि मम्मा को बाबा के महावाक्यों का बहुत महत्व है। तो जो मुरली चलती थी वो शांतामणि दादी नोट्स लेती थी। भूरी दादी एक दादी थी जो नीचे सब्जी लेने जाती थी सवेरे सवेरे पहली बस से, और वो फिर जो बाबा के नोट्स होते थे वो लेट फी पेड मेल ट्रेन जाती थी, उसमें वो लेट फी पेड का लेटर बॉक्स का एक बॉक्स होता है, उसमें वो डालती थी। वो पोस्ट दूसरे दिन पहुंचती थी, तीसरे दिन वो नोट्स मिल जाते थे। तो मम्मा उन नोट्स को रोज़ पढ़ती थी, और फिर उसके बाद अमृत वेले उठ के योग करके वो नोट्स पढ़ती थी, फिर तैयार हो करके क्लास कराती थी। फिर दिन में नाश्ता करके मामा जो भी पोस्ट जिनकी भी आती थी उनके पोस्ट का जवाब देती थी। फिर दिन में जो भी मिलने आते थे उनके साथ मिलना, भोजन के बाद फिर रेस्ट के बाद टेप सुनना, फिर कोई शाम को आए उनका क्लास कराना। तो मामा को भी देखा स्टडी का, और बाबा का बहुत शौक़ था स्टूडेंट लाइफ कैसे होती है, अपने पर कितना ध्यान रहता है। तो वो पोस्ट की मैं बात बता रही थी, विदेश में फिर वो पोस्ट जो आती थी वो सिंधी में नोट्स होते थे। तो 11 बजे सवेरे क्लास, फिर नाश्ता कोई और किया, साथ में ही 3-4 हम होते थे टेबल पर बैठ के, कुछ ना कुछ ज्ञान की चर्चा के साथ साथ नाश्ता करते थे। फिर दादी 11 बजे वो नोट्स हमको पढ़ के सुनाती थी। जयंती बहन की लौकिक मदर 11 बजे ठीक आ जाती थी, तो वो ऐसे लगता था ऐसे मधुबन में बैठे हैं। फिर शाम को कहाँ बगीचे में गए, वहाँ आपस में रू रियान करते थे। कोई ना कोई किसी का प्रोग्राम, कोई किसी इंस्टीट्यूशन का प्रोग्राम है, वहाँ पर जाते थे। कोई प्रोग्राम होता था तो लेक्चर होता था, तो दादी जानकी जी, हम जयंती बहन या कोई जो भाई 1-2 आने लगे, एक ड्राइवर क्लास लेके जाता था। रास्ते में जो टॉपिक चलने वाला है उस पर दादी रू रियान करती थी। दादी कहती थी लेक्चर तो जयंती को करना है, पर हमारे विचार वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो वो इतना सुंदर वातावरण रहता था, कार में भी ज्ञान की रू रियान करते, ज्ञान की चर्चा करते, भाषण करने वालों को प्रेरणा भी मिली, और साथ साथ
समय भी सफल हुआ। कैसे समझो फाउंडेशन कैसे रही लंदन की सेवा की। अच्छा, फिर दादी यही कहती थी कि हम मनसा सेवा तो कर सकते हैं ना। फिर कोई क्लास में आने वाले होते थे, उनको भी कहती थी आप भी चलो, लेक्चर जयंती बहन देगी, हम मनसा सेवा करेंगे, शुभ भावना से करेंगे। तो वृत्ति की सेवा कहने का मतलब ये अपने आप कैसे फाउंडेशन पक्का होता गया। फिर जयंती बहन अमेरिका गई थी या किसी स्थान पर गई थी, तो प्रोग्राम के लिए भाषण का तो दिन छपा हुआ था, टॉपिक भी छपा हुआ था। दादी ने कहा सुदेश तुमको अभी आज लेक्चर करना है, साथ चलते हुए। मैंने कहा दादी ये इंग्लिश लेक्चर है, मुझे तो इतनी बोलने की प्रैक्टिस नहीं है इंग्लिश की। मैंने कहा वो एक बहन इंग्लिश की आने लगी थी, मैंने कहा वो इंग्लिश बोलेंगी, वो लेक्चर करे, हम तो मनसा सेवा करेंगे ना। दादी ने मुझे कहा लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है या वाइब्रेशंस इम्पोर्टेंट है। वो नई बहन है, शब्द रिपीट करेगी, पर मन सा सेवा से, आंतरिक वाइब्रेशन और अनुभव से उसका टचिंग आती है, सेवा उसकी होती है। मैंने हाँ जी किया, बराबर बाबा ने मदद की। और वो भी कोई एक, उससे पहले एक और भी बात थी। एक ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए एक आया था भाई, अभी नाम याद नहीं है, मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म का आया, फिल्म डायरेक्टर ही था। तो आया तो गए हम, जिस हॉल में भाषण करते थे उसी हॉल में ही वो स्पिरिचुअल एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी वहाँ की SAG भी बोलते थे, स्पिरिचुअल एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें रूहानियत के रूहानी भाषा नहीं होती थी, स्पिरिचुअल बातें ही होती थी, ऐसा ही संस्था थी। तो जब वहाँ पहुँचे तो उस समय तक जो भी भारत के, कोई कलकत्ता के, कोई दिल्ली के, कोई बॉम्बे के, अबाउट 15-20 भाई बहन भारत वाले दूसरी जगह पर आ गए थे, उनको भी निमंत्रण दिया था। और कुछ भाई तब तक कुछ अपने ब्राह्मण भी इकट्ठे हो गए थे। तो वैसे जैसे वहाँ पहुँचे तो रियलाइज़ हुआ कि फिल्म रोल भूल गया था घर में, अब फिल्म क्या करेंगे। तो जयंती बहन वापस आई उनके साथ, डायरेक्टर के साथ, या डायरेक्टर के बिना भी मतलब आई फिल्म रोल लेने के लिए। तो हमको योग कराने के लिए बिठाया था। तब तक दादी ने कहा तुम योग करो, कराओ। अब वो टाइम बीतता जा रहा है, तो जयंती बहन की मदर ने आके कहा कि कुछ बोलना शुरू करो, क्योंकि अभी थोड़ा देर लगेगा यानी शुरू होने में। तो 10 मिनट बोला, 20 मिनट बोला, 25 मिनट बोला, 50 मिनट हो गए, क्योंकि जब तक वो आधा घंटा, क्योंकि सवेरे का टाइम था, ट्रैफिक का टाइम था, और वो हॉल था 25 मिनट आधा घंटा दूर अपना सेंटर था, आते जाते 1 घंटा लग गया। 10 मिनट इंतज़ार किया, 40 मिनट जो है, और बाबा ने कैसे बुलवाया। तो अब ये भी नहीं संकल्प आया, अच्छा बोलना आ जाएंगी अभी जयंती बहन, कहाँ गई है ये भी पता नहीं था, मतलब क्यों नहीं हो रहा है फिल्म ये भी पता नहीं था।
ये तो बाद में पता चला कि फल मृत चले गए। तो यही सोचा, अच्छा और कुछ नहीं, तो ज्ञान सुनाना शुरू किया। आत्मा का इंग्लिश में ही बोलना था, इंग्लिश भाषा वाले बैठे, आत्मा का परिचय दिया, फिर परमात्मा का परिचय दिया, फिर 3 लोगों का परिचय दिया, फिर सृष्टि चक्र में धर्मपिता कैसे आते हैं, मतलब जो कोर्स कराते हैं वो ऑटोमेटिकली वन आफ्टर अनदर 40 मिनट बीत गए, 45 मिनट पूरे हो गए, वो कोर्स करने आ गए। तो मेरे को जो नए स्टूडेंट थे, जो नए नए आए थे, जिनको कोर्स कराया था, वो कहते थे कि आप हमारे साथ कहाँ दूसरे गाँव में चलो तो वहाँ पर भी ये बाबा का परिचय मिले। तो मैं यही कहती थी, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। कहा आप हमको कोर्स कराती हो तो आता है ना। मैंने कहा वो तो मैं सीख रही हूँ, क्योंकि भारत में इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी। एजुकेशन तो थी परंतु बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी। तो जब हम आए तो हम ज्ञान में छोटी उम्र में आ गए थे, पर मैं बीए पढ़ रही थी उस समय। तो ऐसे कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, बोलते नहीं हैं, किताब का ही ज्ञान है परंतु प्रैक्टिकल तो बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी। पर जब सुनाते थे तो वो 1-2 सामने बैठे हैं तो देह भान नहीं आता था। और हमने तो यही समझा जब विदेश में गए तो वो तो योग सीखते हैं, चलो योग सिखाएंगे। परंतु जब बातचीत करते थे और सुनाते थे तो उनका इंटरेस्ट देखने में आता था। बराबर सोल की बात सुनाई, भाई सोल कॉन्शियस में ज्ञान योग कैसे लगाना है, तो ऑटोमेटिकली बाबा उनको टच करता था। बहुतों को अच्छे अच्छे अनुभव होते थे। कईयों को बाबा ऐसा ही साक्षात्कार कराते थे जैसे कि बाबा सामने आ गया। फोटो नहीं था उस समय, वहाँ पर भी बाबा का चित्र नहीं था, ये फोटो तो बाद में बनना शुरू हुआ। सिर्फ मधुबन में ट्रांसलाइट का चित्र था। तो फिर वो मेरे को भाई ने कहा कि दीदी आप कहती हो आपको इंग्लिश नहीं आती है बोलनी, या आपने 40 मिनट जो बोला वो हिंदी में थोड़ी बोला था, इंग्लिश में बोला था ना, अभी आपको चलना ही है। तो ऐसे जगह जगह जाना शुरू किया। ऐसे ही फिर जो है जब गए तो वहाँ पर अपने हिंदी भाई बहन भी उस शहर में हैं, मंदिर में जा कर के भाषण करते थे और मंदिर में हिंदी वाले सुनते थे तो वो कहते थे अभी आप रुक जाओ ना। कहाँ रुकेंगे? वो कहते थे नहीं हमारे घर में आके रुको, आप सप्ताह पूरा करो। अब जिनके घर में रहे, अब उनके घर की सफाई का बर्तन है, बर्तन तो अपने हम लेके ही जाते थे, पर खाना खाली अपने लिए थोड़ा बनाएंगे, उनके लिए भी बनाना होता था। भोजन बना के खिलाने का, सफाई स्पष्ट करने का। आपको मैं बताऊं, हम गए, हमारे साथ फिर कोई ना कोई एक माता जाती थी। तो हम गए तो अब वो था एक प्रोग्राम किया, जा तो रहे थे स्कॉटलैंड में दूसरी जगह पर रास्ते में एडनबरा में भी स्कॉटलैंड है, एक बड़ा शहर है, वहाँ पर एग्जीबिशन किया। अब रहने की जगह तो कोई थी नहीं, यूथ हॉस्टल के हॉल में किया था, सोने की जगह तो कोई नहीं, वो मैं और वो माता। तो अब कहाँ सोए? तो हम तो जैसे सारी ड्रेस में होते हैं, वो बरामदे में कहा, वो कहते थे यहाँ सो जाओ। अब वो कैसे सोए, वो तो रास्ता है। तो रात को भी सोने की बात नहीं होती थी, बाबा को याद करके चलो अच्छा कुर्सी पर बैठे। तो एक माता आई, कहा आप रहती कहाँ हैं? मैंने कहा दिन में तो सारा बिजी हो जाता है, रात को आराम यहाँ इस कोने में कर लेते हैं। कहा नहीं मेरे घर में आके रहो ना। अंग्रेज़ माता ही थी। उसके घर में गए, उसके पास एक कुत्ता था, एक बिल्ली थी, 2 बच्चे थे। अभी वही जो है खाना कहाँ बनावे, कैसे बनावे?
उसने अपने बच्चों का रूम हमको दिया कि आप आराम से, आपको समझ गई कि हमको स्वच्छता चाहिए, अकेली थी तो इस हिसाब से एक तरह से वातावरण क्लीन था, पर कुत्ता बिल्ली तो थे। बच्चों का रूम दिया हमने, बच्चों के रूम में ही अच्छा था, अच्छा वातावरण था। तो मैं और वो बहन वो सोए वहीं, पर किचन में बनाना है खाना तो सफाई करके बर्तन अच्छी तरह से साफ करके, उनका बर्तन बड़ा चाहिए तो उनका बर्तन बनाना है, हम तो अपने लिए छोटे बर्तन ही लेके गए थे। तो ऐसे करते समझो, फिर उसी में से एक कपल निकला, एक डॉक्टर और उनकी युगल, वो आए थे एग्जीबिशन देखने। अब गुरुवार का दिन था तो मैंने इनको कहा कि आप आओ, हम भगवान को भोग लगाते हैं और आपको निमंत्रण देते हैं, आप वहाँ भोजन करना। तो उनसे समझो उनको बाबा के घर का भोजन कराया। फिर वो आगे जा रहे थे जहाँ पर नेचुरल कोई माता का संस्था थी जिसमें वो नेचुरल के वाइब्रेशन से सब्जियाँ, जिसको अभी हम यौगिक खेती कहते हैं, वो यौगिक खेती नहीं कुछ और नाम से था, पर अच्छी साधना करती थी। उस माता के फॉलोअर्स उस फार्म में अच्छी अच्छी सब्जियाँ उगती थी, तो प्रसिद्ध हो गया था वो एरिया। तो वो वहाँ जा रहे थे तो मैंने उनको कहा, फिर 2-3 दिन तक कोर्स कराया युगल को। फिर वो आगे जा रहे थे तो उनको मैंने कहा कि आप बजाय वहाँ जाने के आप लंदन जाओ, और लंदन में दादी जी हमारी हैं, अपना आश्रम भी है, तो आप 2-4 एक सप्ताह जो है वहाँ रह करके जो हॉलीडे पर जाना है उसके बदले वहाँ जाओ। तो वो जो 2-4 दिन कोर्स किया था उसका और बाबा के ब्रह्मा भोजन का भी अनुभव बराबर था। वापस गए लंदन में। फिर लंदन में उन्होंने डॉक्टर डेविड और उनकी युगल मॉरिन बहन, अभी तो बहुत बड़ी टीचर और विश्व की सेवा पर लंदन में ही रहती है, तो वहाँ उन्होंने ऐसे समझो सेवा हुई। फिर उनके घर में हम रोज़ जो है, घर में तो नहीं जाती थी, वो तो 3 घंटे का उनका घर दूर था लंदन से, फ़ोन पर रोज़ मुरली सुनाती थी। नियम रखा, वो फ़ोन पर मुरली सुनते 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 पक्के हो गए। उनका घर ऐसे ही जैसे एक गीता पाठशाला की तरह बना। और फिर दादी जी जब आई तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था में, वहाँ पर मैनचेस्टर बड़ा शहर है वो भी, तो हर एरिया का मेयर होता है वहाँ पर, एरिया का, तो 12 मेयर्स का इकट्ठा प्रोग्राम था। तो वहाँ के जो निमित्त थे उन्होंने अरेंज किया था। तो दादी जी, दादी जान की, जयंती बहन, हम सब गए थे। और मैं उस समय लीड्स में थी, तो हमने कुमारों का प्रोग्राम रखा था कि हम कुमारों की भट्ठी कराएंगे। फ्लैट तो छोटा ही था, पर हमने सब कुमारों को कहा था कि आप अपना अपना स्लीपिंग बैग लेके आना। सब ने अपना स्लीपिंग बैग खरीद के, स्लीपिंग बैग का मतलब होता है रज़ाई का बिस्तरा बना हुआ होता है, वो एक बैग की तरह सिला हुआ होता है, लेट जाओ अंदर, सिर ढक के सो जाओ, तो रज़ाई तुलाई इकट्ठी हो जाती है, वो स्लीपिंग बैग बोलते हैं। वो नवे लेके आए थे। अच्छा, वापस जब आए आधी रात हो गई, मैनचेस्टर से लंदन 5 घंटे का रास्ता है, अभी आधी रात को वापस कैसे जाए। मैंने फ़ोन किया डेविड को, मॉरिन को, कि अभी हम रास्ते में, दादी से बात किया, दादी अभी ऐसे कैसे जाएंगे, क्यों नहीं यहाँ लीड्स में रुक जावे। तो दादी जी की बात, तो हम दादी जी, दादी जान की, जयंती बहन, हम साथ में दादी के मोहिनी बहन भी थी। अब इतने छोटे से कमरे में हम सब बेड तो सिर्फ उनका 2 बेड ही थे उनके कमरे में।
तो दादी ने कहा नहीं, मैं हम सब आपके साथ सोएंगे, सबके साथ। तो सब पटरानी बन गए। हम पटरानी का मतलब पता है क्या होता है? ज़मीन पर सोने वाली रानी, पटरानी। हम लोग जब मधुबन में जाते थे तो जगह तो छोटी होती थी, तो हमेशा दीदी कहती थी कुमारियाँ सब आज पटरानी बनेंगी। वो पटरानी को कहाँ जगह मिलती थी? वेरांडे में जो जगह होती थी, छोड़ दरी बिछाई, चादर लिया और सो गए। तो पटरानी कहते थे, पटरानियों को यहाँ सोना है। तो दादी जी ने कहा आज हम भी पटरानी बनेंगे। सब ज़मीन पर सोए। इतनी बड़ी दादी जी, मतलब कोई ये नहीं था कि भाई ये, और कोई साधन भी इतने नहीं थे, उनको तो मालूम ही था। पर सोए कुदरत की वंडर की बात यह है, वो सब नए बिस्तर थे। वो अभी क्योंकि रिट्रीट होने के कारण वो भी लोग प्रोग्राम पर गए थे, तो उनका प्रबंध कहीं और हुआ और हम सब डेविड और मॉरिन के घर में सोए। फिर वापस सवेरे लंदन में आए। तो ऐसे जो सेवा शुरू हुई, कहीं ना कहीं मंदिर से शुरू हुई, किसके घर में रहे सप्ताह, वहाँ पर सेवा हुई, या फिर कहाँ विदेश में गए, कहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं मैक्सिको में, वहाँ पर हाँ स्कॉटलैंड से ही फ्रांस का कोई आया, उन्होंने निमंत्रण दिया, उनके साथ फिर फ्रांस में गए, वहाँ किसी स्थान पर रहे, वहाँ सेवा शुरू हो गई। स्पेन में गए, वहाँ सेवा शुरू हो गई। अमेरिका में गए, मैक्सिको में गए, तो वहाँ छोटा सा स्थान खुला था जो कि स्कॉटलैंड में किसी ने ज्ञान लिया था। स्कॉटलैंड में सेंटर खुला था, वहाँ रहते थे, फिर वहाँ से किसी ने ज्ञान लिया था, तो उन्होंने निमंत्रण दिया था कि हमारे पास आओ। वो मिनिस्टर का बेटा था, तो स्थान मिलना सहज मिला। अच्छा, तो वहाँ पर फिर प्रोग्राम किसी जगह पर किया, नेचुरोपैथी। तो एक कपल नेचुरोपैथी के लिए, ये कुदरती इलाज होता है ना, नेचुरोपैथी के इंस्टीट्यूशन विदेश में ज़्यादा विश्वास रखते हैं इस पर, तो वो खुला हुआ था, वहाँ गए थे। प्रोग्राम के लिए हमको बुलाया था उन्होंने, नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर ने। उस भाई ने भाषण सुना, अच्छा लगा। मैंने कहा तुम सेंटर पर आओ। आया तो उसको 2 दिन ये बाबा के चित्र समझाए। 2 दिन आया, फिर और 4 दिन आया, फिर ये कहे कि ये चित्र मेरे को दे दो, अमेरिका में हम ऐसा स्थान बनाएंगे और ये चित्र मेरे को दे दो, मैं उनको समझाऊंगा। मैंने कहा भाई इतना सहज नहीं है, तुमने समझा है, तुम इन चित्रों से सेवा नहीं कर सकोगे, क्योंकि अब धारणा भी चाहिए, समझ भी ठीक चाहिए, और आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उनका जवाब भी दे सको। आप लंदन में जाओ, दादी आपको टीचर देंगी। वो आया बराबर लंदन में बताया दादी को कि मेरे को सुदेश बहन ने भेजा है, आप लंदन में जाओ, दादी आपको टीचर देंगी, अभी आप मुझे टीचर दो, हम टैंपा में सेंटर खोलेंगे। तो दादी ने फिर एक बहन वाडी वहाँ आती थी, उसको भेजा कि जाओ इसके साथ, अब वो सेंटर वहाँ खोला। तो ऐसे जोत से जोत जगती है। तो ज़्यादा लोग नहीं होते तो थोड़े ही हैं, पर हमेशा अंतर ये है, यहाँ तो बाबा के भगत, पुराने देवी देवता धर्म वाली आत्माएं फौरन खिंच के आ जाती हैं। अब विदेश में कोई सारे ही देवी देवता धर्म वाले विदेश थोड़ी चले गए होंगे, देवता धर्म वाली आत्माएं आएंगी ना। तो नंबर कंपैरिजन में थोड़ा होता है, पर पक्के होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ थे लंदन में, नियम मर्यादा पक्की रहती थी। दादी रोज़ 11 बजे वो नोट सुनाती थी, तो हमको ऐसे ही लगता था मधुबन में बैठे हैं।
भोग लगाते थे, इकट्ठा ही भोग लगाते थे। भोजन के लिए दादी भोजन बनाती थी, हम भोजन बनाते थे। फिर एक परिवार निकला, वो माता जी सवेरे सब्जी बना के चली जाती थी, आटा भी बना के जाती थी। पुरानी माता थी, दिल्ली की माता थी। उनकी 2 बेटियां लंदन में थी, तो वो उनके पास गई हुई थी। परिवार भी आ गया लंदन में, तो वो माता बहुत प्यार से सवेरे मदद करके जाती थी। फिर गरम गरम रोटी बनानी है वो बना लेते थे, भोग लगाया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो हमने इकट्ठा भोजन नहीं खाया हो। दादी, जयंती बहन, हम, जयंती बहन की माता जी या कोई 1-2 जो और आए, इकट्ठा भोग लगाया, योग लगाया। तो 11 से 12:30 तक रोज़ का क्लास, और मधुबन की समझो सारी जो वाइब्रेशंस, जो अनुभव था, और दादी दीदी से जो रोज़ बीच बीच में फ़ोन पर बात होती थी, तो ये बिल्कुल नहीं लगता था कि हम कोई दूर हैं। मधुबन की पालना, दीदी दादी की पालना, बाबा तो अव्यक्त हो गए ना जब विदेश का सुना खोला तो सेंटर, तो वो भी एक विशेष अनुभव था विदेश में रहते। फिर जहाँ जहाँ जिसके घर में गए, फिर इंडियन भी बहुत आने लगे। फिर तो वृद्धि अच्छी होने लगी, परिवार के परिवार आने लगे, विदेशी भी बहुत सारे आने लगे, कई स्थानों पर सहयोगी बन गए। फिर हम अव्यक्त बाबा का अनुभव सुनाती हूँ। तो 4 साल तक हम नहीं आ सके, क्योंकि अगर वहाँ रहना है परमानेंट तो 4 साल या 5 साल के रहने के बाद ही परमानेंट स्टैंप लगती है कि आप वहाँ रह सकते हैं। अगर आप बीच में आते हैं तो फिर वीज़ा लेना पड़ता है। तो दादी जी और हमारा तो इंडियन पासपोर्ट था, तो इसीलिए हमको छुट्टी नहीं थी आने की। तो फ़ोन पर बात होती थी दादियों से, और रोज़ का समाचार मिलता था, तो दूरी बिल्कुल नहीं महसूस होती थी। पालना मिलती रहती थी मधुबन की। तो फिर जब 4 साल पूरे हुए तो उसने वकील ने कहा कि अभी आप जा सकते हो, आपके स्टैंप लग गई है परमानेंट रेजिडेंस की, तो अभी आप वापस आ सकते हैं। गई तो दादी जी का पासपोर्ट पहले बना हुआ था, तो वो ख़त्म होता था, समझो 6 महीने चाहिए ज़रूर वापस आने के लिए। अगर 6 महीने से पहले डेट ख़त्म होती है तो रिटर्न नहीं मिलता है उसमें। तो वकील ने कहा कि नया पासपोर्ट बनवा के ही इनको इंडिया जाना चाहिए। तो दादी ने मुझे कहा कि फिर तुम क्यों रुको, 4 साल हो गए, मधुबन नहीं गई हो, तुम जाओ। और मेरा ये 6 महीना लगता है, 2 महीना लगता है। तो वकील ने कहा 2 महीने के अंदर बन जाएगा, हो सकता है जल्दी भी बन जावे, देर नहीं लगी, बन तो जल्दी गया। पर मेरे को दादी ने भेज दिया। तो मैं जब वापस मधुबन में आई तो दादी जी ने, उस समय तो अव्यक्त बाप दादा आते थे, वो अव्यक्त बाबा का अनुभव तो शुरू से ही, पहले तो रोज़ मुरली होती थी अमृत वेली अव्यक्त बाबा के साथ, फिर शाम को हुई, कर्म शुरू हुई, हफ्ते में फिर एक बारी बाबा ने आना शुरू किया, फिर 2 महीने के बाद आना शुरू किया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बाबा के बच्चे बढ़ते गए तो फिर टाइम फिक्स हो गया, अलग टाइम। तो मैं मतलब 4 साल के बाद आई थी। तो दादी दीदी ने फिर समझा इतने साल के बाद आई है, तो खुद का भी कुछ अपना काम बाबा से पूछना, डायरेक्ट भी बाबा से ही पूछना होता था।
तो मेरे को कहा कि बाबा को बुलाया है, और मुझे इतनी खुशी हुई कि खास मेरे लिए बाबा आए हैं। तो बाबा के कमरे में मैं मिली बाबा से। उस कमरा छोटा था उस समय तक, ये बड़ा कमरा, अभी तो दीवार टूटी है। तो बाबा का जो 3 कमरे, बाबा का बाथरूम, एक दूसरा कमरा था जिसमें फल या कुछ सामान रखा रहता था, ये 3 कमरे मिला के अभी बाबा का कमरा मधुबन में जो आप देखते हो, और बाबा का जो कमरा था वो इतना ही था, जो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, जहाँ वो छोटी कुर्सी रखी रहती है ना दरवाजे के पार, और इस दरवाजे से जाते हैं, उस दरवाजे के पास एक इतना सा टेबल रखते थे जो बाबा के भोजन का टेबल होता था। हम कभी बाबा के साथ भोजन करते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, बाबा यहाँ बैठते थे, हम यहाँ बैठ के बाबा के साथ खाते थे। गद्दी पर, जो अभी गद्दी है उसी पर बाबा बैठते थे, हम सामने बैठ के बात करते थे। तो मैं ऐसे ही बाबा के साथ सामने बैठी, तो मैंने बाबा को कहा, बाबा ने बड़े प्यार से दृष्टि दी। तो मैंने कहा, बाबा मैंने कोई भूल की होगी, ज़रूर मेरे से कोई भूल हुई है, जो उसका रिज़ल्ट ये है कि 4 साल, मैं जो 4 महीने के अंदर आ जाती थी जयपुर से, नज़दीक था। और उस समय तो वो फिर बाद में सुनाती है कहानी, सुना के पीछे साकार बाबा कितना उत्साह बढ़ाते थे वो पीछे बताऊंगी। तो वो मैंने कहा, बाबा कहाँ 4 महीने के बाद आती थी, क्या एक मैंने भूल की जो मैं बिछड़ गई आपसे? कोई भूल ज़रूर की होगी, उसका दंड शब्द तो नहीं बोला, उसका रिज़ल्ट मुझे 4 साल आने को नहीं मिला। बाबा ने इतने प्यार से दृष्टि दी, और दृष्टि दे के कहा, सागर की लहर उछल के दूर तक जाती है, और जो बाहर होते हैं ना सागर के किनारे के, उनको अंदर ले आती है। तुम सागर की लहर हो, ज्ञान सागर की लहर हो, जो बिछड़े हुए हैं ना उनको तुम लेने के लिए तुम नहीं बिछड़ी हो, बिछड़ों को मिलाने के लिए, उनको लेने के लिए गई हो। उस समय तो पता नहीं था इतने देशों में जाना होगा, इवेंचुअली 50 साल में 100 देशों में जाना हुआ सेवा के लिए। और जहाँ जहाँ गए 2-4 नहीं तो एक तो जरूर बाबा का बच्चा निकला। तो कहने का मतलब है, भगवान के महावाक्य में जो वरदान समाये हुए हैं उसमें शक्ति है। तो बाबा के बच्चे तो इतना, बाबा ने हर वो फिर जी था कि जल्दी भेज देते थे। साकार के समय की बात है, मैं जयपुर में थी, दिल्ली में थी, तो बाबा ने एक दिन टेलीग्राम भेजा कि बच्चे आज की डेट में जयपुर चली जाओ, वहाँ म्यूज़ियम बन रहा है। बाबा ने पहला म्यूज़ियम बनवाया था, और वहाँ सेवा करनी है तो आज ही चली जा, मतलब आज की डेट। अब तार में टेलीग्राम में तो लंबा डिटेल नहीं होता है, टुडेज डेट गो टू जयपुर। थोड़ा समय वहाँ सेवा की, 1 साल बीता। दिल्ली वाले कहें, बाबा अब सुदेश को वापस भेजो। बाबा ने कहा, नहीं अभी सेवा यहाँ अच्छी शुरू हुई है, नहीं भेजा। दोबारा वो भेजा, उन्होंने, वो आए। बाबा ने कहा, दिल्ली में तो घोड़े पर बैठी थी, अभी यहाँ हाथी पर बैठी है। जयपुर में, दिल्ली में घोड़े पर बैठी थी, जयपुर में हाथी पर बैठी है। हाथी से उतार के घोड़े पर थोड़े बिठाऊंगा, शेर तैयार करो तो भेजूंगा। समझो बाबा की भाषा। तो
मतलब क्या था कि दिल्ली में थे, आज कहीं दिवाली है, शिवरात्रि है, नवरात्रि का प्रोग्राम है, कुछ ना कुछ सत्संग होते थे। बाबा कहते थे कथा करते हैं ना, वहाँ पर जा मंदिर में जाके भाषण करो, शमशान भूमि में भाषण करो, ऐसे प्रोग्राम भेजते थे। और आसपास के छोटे छोटे स्थानों की सेवा होती थी, तो जाते थे तो घोड़े पर सवार थे, समझो। यहाँ पर फिर जब जयपुर में आए तो रॉयल सर्विस थी, हमको कहीं नहीं जाना पड़ता था। फिर बाबा कहते थे ये मिनिस्टर्स को बुलाओ, राजाएं हैं, राजस्थान है, उनको पत्र लिखो, कैसे उनको निमंत्रण दो। ये भी लिखते थे, अगर वो राजा आते हैं तो पहले उनको त्रिमूर्ति वहाँ पर सीढ़ी के चित्र के सामने ले जाओ म्यूज़ियम में, फिर उनको बताओ देखो राजकुल कहाँ से शुरू हुआ, राजवंश कौन सा वंश था, सूर्य वंश कैसे डबल ताजधारी थे, वहाँ की सृष्टि कैसी थी, वहाँ की प्रकृति कैसी थी, वहाँ का जीवन कैसा था, वहाँ का चरित्र कैसा था। फिर धीरे धीरे कैसे वंश बदली हुआ, विष्णु कुल से सूर्यवंशी कुल से चंद्रवंशी कुल हुआ। तो मतलब जो मुरलियों में चलता है वो बाबा हमको लिख के भेजते थे कि राजाओं को कैसे समझाना है, ट्रेनिंग देते थे। एक बारी मेरे को लिख के भेजा, बच्ची तुम जो कोर्स कराती हो वो पहला लेसन मेरे को लिख के भेजो, तुम क्या कोर्स कराती हो। अब बाबा को थोड़ी मैं लिख के भेजूँगी कि क्या कोर्स कराना है, पर लिखने भेजा। तो नलनी बहन ने फिर बाबा को पढ़ के सुनाया, तो बाबा ने उसमें कोई एक दो करेक्शन भेजी कि अटेंशन किस बात पर दिलाना है। तो मैंने शायद लिखा था कि वो परम धाम ज्योति पुंज है, तो बाबा ने कहा ये पुंज अक्षर नहीं, ये ज्योति धाम है, वहाँ आत्माएं पॉइंट रूप में कैसे रहती हैं, ये उनको ऐसे करके समझाओ। मतलब बाबा ध्यान से सुन के फिर करेक्शन भेजी, तो इतना बाबा को ये बहुत रहता था। फिर एक बारी पत्र में लिखा, उस समय बाबा का फ़ोटो तो नहीं था, बाबा का कोई कमरा भी नहीं था, क्योंकि फ़ोटो ही बाबा को पसंद नहीं आता था। बाबा कहते थे शिव बाबा का फ़ोटो ही थोड़ा आएगा, तुम फ़ोटो किस लिए चाहिए, बाबा का फ़ोटो चाहिए ना, तो बाबा तो नहीं दिखाई पड़ेगा। तो कोई फ़ोटो नहीं थे, सिर्फ कोई विदेशी आते थे कि उनको ये रहे कि चलो यादगार लेके जावें, या कोई छुट्टी ले रहा है तो किसी ने फ़ोटो खींच लिया उस समय, तो थोड़े ही फ़ोटो हैं। और ये त्रिमूर्ति का चित्र बनना था, जापान की सेवा के लिए चित्र बने, तो तब बाबा ने समझो परमिशन दी, थोड़ा चित्र नीचे तपस्या वाले में बाबा मम्मा हैं, या ऊपर वही मनुष्य आत्मा देवता धर्म से चलते चलते कैसे ऊपर पहुंची है। तो ज्ञान सहित फ़ोटो है, कोई गुरु महात्मा के फ़ोटो की तरह बाबा का फ़ोटो नहीं है। अशरीरी होके न्यारा हो करके मान शान से परे रहकर कितना ध्यान दिया। तो ऐसे बाबा ने हमेशा दिया, शिक्षा दी है। मधुबन में जाते थे तो उस समय, अभी तो मधुबन में जहाँ शशि बहन बैठती है वो रिसेप्शन था, वो एक्चुअली कमरा था जिसमें विजिटर आते थे और हम फार्म भराते थे, ये बाकी तो बाद में बना है फार्म। तो फिर बाबा कहते थे बच्ची फार्म लेके आओ, फिर बताते थे उसमें तुम्हारा धर्म लिखवाते थे ना, कौन सा धर्म तुम मानते हो और तुम्हारे पिता का नाम क्या है, अच्छा कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो फिर वो बाबा फार्म पढ़ के फिर कहते थे इस बात पर समझाओ इनको। फिर क्योंकि कमरे तो नहीं थे तो टेंट होता था, तो कोई को कोर्स कराते थे। तो बाबा वॉक करते
थोड़ा सुनते थे। तो दूसरे दिन क्लास में मुरली चलती थी तो पता लग जाता था बाबा ने हमारा सुना है। एग्जीबिशन लगती थी, बाबा के पास जाके समाचार सुनाते थे। फिर 5-6 दिन तक वो अच्छी तरह से बाबा समझाते थे, आत्मा पर समझाओ, परमात्मा पर सब समझाओ, कैसे कैसे समझाओ। एक बारी लिख के भेजा कि सवेरे अमृत वेला करती हो ना तो लक्ष्मी नारायण के सामने एक चित्र पर बैठो। श्री लक्ष्मी स्वर्ग नरक का गोल वो है ना मॉडल, तो लक्ष्मी नारायण के सामने बैठ के ऐसा ही लक्ष्य रखो, इनकी दृष्टि कैसी है, मेरी दृष्टि इतनी दिव्य है, इनकी मुस्कुराहट कैसी है, मैं ये बनने वाली हूँ तो मेरा लक्ष्य कैसा है। तो सिखाते थे योग का लक्ष्य क्या रहना चाहिए। फिर ध्यान रहता था बाबा ने होमवर्क दिया है तो बराबर ये करने का है। तो बाबा बहुत प्यार से, उत्साह भी बहुत भरते थे। हिस्ट्री हॉल बन गया था तो शाम को हम, क्योंकि कोई जो कोर्स करने वाले आते थे या एग्जीबिशन समझा के आते थे, तो बाबा के आने से पहले अनुभव सुनाते थे। तो एक दिन मैं अनुभव सुना रही थी। रोज़ रात का क्लास होता था, इसको बाबा के रात्रि क्लास कहते थे। तो पहले हम लोग आपस में बैठ के समझो हमने आज क्या सेवा की और उसमें किसी ने क्या प्रश्न पूछे, ये आपस में लेन देन करते थे। तो मैंने मुझे लगा बाबा की खड़ाओं, उसमें बाबा ये खड़ावन लकड़ी की खड़ावन वो पहनते थे। तो मुझे लगा कि खड़ाओं की आवाज़ आई मुझे, मैंने समझा बाबा आ रहे हैं, मैंने बंद कर दिया। बाबा तो अंदर आए नहीं। फिर मैं कंटिन्यू किया। 2 मिनट बाबा बाहर खड़ के सो के सुना। अंदर आए, कहा ज्ञान बोल बोल क्या गीत गा रही थी, बहुत अच्छा संगीत गा रही थी। तो बोल बोल कह करके ज्ञान बोल बोल कहा तो समझ में आ गया कि बाबा की मुरली संगीत है, बाबा की मुरली एक मधुर गीत है। तो कितना हृदय से सुनना चाहिए, हृदय से पढ़ना चाहिए। समय तो होता है तो मतलब बाबा की कदम कदम पर जो शिक्षाएं होती थी वो वंडरफुल होती थी। ऐसे जैसे अच्छा मैं जब जयपुर से आती थी तो एक दिन जल्दी जल्दी आती थी, कहाँ ना कहाँ भेज देते थे, आज यहाँ जाओ सेवा पर, या पूछते थे कब वापस जा रही हो। एक दिन मैंने बाबा को कहा, बाबा और सभी आते हैं 8 दिन 10 दिन 15 दिन भी रहते, अब 4 दिन के बाद मुझे कहते बच्ची कब जा रही हो, मेरे लिए रहने की जगह नहीं है मधुबन में, मैं ज़मीन पर सो जाऊंगी। तो बाबा ने कहा बच्ची सागर पर बादल भर जाते हैं ना तो वो सागर पर ठहरते नहीं है, बरस के फिर भरने आ जाते हैं। तुम ज्ञान बदली हो ना, बरस के फिर आ जाना। तो ऐसे मतलब बाबा कितना उमंग उत्साह दिलाते थे और अपना जो वायदा है वो पूरा करते थे। तो वो जो जयपुर में कहा था ना कि घोड़े पर बैठी थी, अभी हाथी पर बैठी है, वापस थोड़ी भेजूँगा, शेर तैयार करो। ये कहानी पूरी करती हूँ, फिर टाइम के हिसाब से पूरा भी करना है। तो ये 68 नवंबर की बात है। मैं मधुबन में जयपुर से पार्टी लेके गई तो 2-3 उस दिन ट्रेन थी लेट, मेल ट्रेन सवेरे जाती थी, वो सवेरे पहुंच जाती थी 5 बजे या 6 बजे, बाबा की मुरली सुन सकते थे। तो उस दिन लेट थी ट्रेन। मैं स्नान करके तैयार हो करके वो जो सेकंड दरवाज़ा है पीछे वाला उससे गई, तो पीछे जाके बैठी। मुरली तो पूरी होने वाली थी,
बाबा ने थोड़ी मुरली और चलाई, फिर कहा मेरा महारथी बच्चा आया है, मेरा रूहानी गुलाब बच्चा आया है, बहुत महिमा करके आगे बुलाया। मैं आके आगे बैठी, नीचे सामने बैठी, तो उस समय बाबा की गद्दी, मम्मा की गद्दी और बच्चों की गद्दी, जिसमें अनुभव हम सुनाते थे। मैं यहाँ नीचे बैठी दीदी जी के साथ। दीदी हमेशा आगे बैठती थी, दीदी मनमोहिनी जी। वो हमेशा प्रश्न लिखती थी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालती थी। अभी भी जो मुरली में क्वेश्चन आते हैं, बहुत समय तक उनकी ही डायरी से वो प्रश्न आते थे। अब तो राजू भाई तैयार करते हैं, पर वो दीदी जी का ही सिस्टम था। तो बाबा ने कहा नहीं वहाँ नहीं, यहाँ। तो मैं यहाँ बैठने लगी। कहा नहीं नहीं, मम्मा की गद्दी पर बैठो। इतने वरदान दिए, ये बच्ची विदेश जाएगी, लाखों को संदेश देगी, अनेक स्थानों पर सेवा करेगी, देश विदेश में वारिस तैयार करेगी। विदेश क्या होता है पता भी नहीं था। इतने देशों में विदेश, तो बाबा के पास जन्म पत्री है, बाबा पहले से जानते हैं। ये बाबा के पास, साकार बाबा के पास बना हुआ प्रोग्राम था, जो ड्रामानुसार फिर हमको 74 में, हाँ, तो फिर मतलब लंदन जाना हुआ। तो मैं ये पूरी करती हूँ कहानी। तो फिर 2 दिन के बाद नवंबर में जब जिस समय गई, तो बाबा मेरा हाथ पकड़ के कहा, बच्ची ये ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, और जब ट्रेनिंग सेंटर पूरा हो जाए, तैयार हो जावे, तो तुमको कुमारियों की ट्रेनिंग करानी है। दादियाँ तो थीं, हाँ, परंतु हमको समझा कुमारियों के साथ मतलब कोई भावना बाबा की यही थी, तुमको कुमारियों की ट्रेनिंग करानी है, बताया। तो जब वो हमको बाबा, फिर पार्टियां रहेंगी कहाँ, विशाल भवन बन रहा था, वो प्लान बाबा का था, मतलब फिर कहाँ बच्चे रहेंगे, पार्टियां रहेंगी। तो अभी जहाँ पर जब आप ट्रेनिंग वहाँ से टावर ऑफ साइलेंस से जाते हैं ना, टावर ऑफ पीस से, शांति स्तंभ से सीढ़ियाँ बनी हैं ऊपर जाने के लिए डाइनिंग रूम में, या वो सीढ़ियाँ नहीं थी उस समय, वो हिल थी छोटी सी। तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं छोटी, बाबा लंबा। तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, तो मुझे ऐसे लगा इतना सॉफ्ट, रुई जैसा हाथ, और उसमें से लाइट आ रही है। मैं ऐसे बाबा को देखा, तो बाबा का एकदम लाइट का स्वरूप खड़ा हुआ। मैंने कहा फरिश्ता, ये वतन वाला बाबा यहाँ आ गया है। तो मैं तो इतना वो जैसे नहीं, अंदर खुशी होती है, आनंद की लहर आती है, तो मैं तो ऐसे ही खड़ी हूँ। बाबा ने हाथ फिर प्रेस किया मेरा हाथ, चलो बच्ची। तो मुझे वापस ऐसे लगा कि मैं कोई सूक्ष्म वतन का, मुझे लगा बाबा सूक्ष्म वतन वाला यहाँ आ गया है, परंतु उसी के साथ मुझे लगा मैं वहाँ चली गई। तो फिर बाबा ने कहा, वो वहाँ पर जहाँ विशाल भवन के पहले वो जो मिस्त्री था, वो मिक्स कर रहा था, जो मटेरियल बजरी सीमेंट मिक्स करके, मतलब जो भी मिक्स करना होता है, वो फाइनल कोट अंदर लगाना था सीमेंट का। तो बाबा ने कहा, बच्ची ये ब्रह्मा कुमारियों की ट्रेनिंग का मतलब क्या है? जैसे ये बिल्डिंग पक्की बनने के लिए अगर सीमेंट में थोड़ा सा मिक्स दूसरा मटेरियल ज़्यादा हो गया तो बिल्डिंग की शोभा खराब हो जाएगी, दरार पड़ जाएगी। ऐसे अगर श्रीमत में मन मत परमत मिक्स हो जाती है तो जीवन की बिल्डिंग की शोभा खत्म हो जाती है। तो ट्रेनिंग का मतलब मर्यादा संपन्न जीवन, जीवन की जो बाबा की शिक्षाएं हैं उन पर पूरा चलना। तो फिर मैं जब 2 दिन के बाद
2 दिन के बाद फिर बाबा ने कमरे में बुलाया। यह है नवंबर 22 की बात 68 की। मेरे को कहा बच्ची दिल्ली जाओ, जयपुर वापस नहीं जाना है। मैंने कहा बाबा पार्टी आई है तो उनको के साथ जाना होगा ना। कहा नहीं वो चले जाएंगे अपने आप, तुम दिल्ली जाओ। बाबा को अपना वायदा पूरा करना है। उन्होंने शेर तैयार किया है। बाबा ने वायदा किया था तो क्या था, उस समय म्यूज़ियम खोला था और दिल्ली वालों ने कुंभ मेले का प्रोग्राम बनाया हुआ था। मोरारजी देसाई टेम्पररी थोड़े समय के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनसे ओपनिंग करवानी थी। तो ये बड़े बड़े संत महात्माओं की, गुरुओं की, जो समझो भारत में एक पावरफुल माने जाते हैं, तो धर्म पिताओं की सर्विस कैसे करनी है, महान आत्माओं की सर्विस कैसे करनी है। तो बाबा ने कहा तुम जाओ दिल्ली, जयपुर नहीं जाने का। बस वहाँ से सीधा वापस जयपुर नहीं गए, दिल्ली गए। ऐसे बाबा उड़ाते थे सेवा पर, एक स्थान से दूसरा। एवर रेडी भी बनाया, बहुत सारे वरदान भी दिए। कभी कहा तुम फायर ब्रिगेड हो, फायर ब्रिगेड जहाँ आग लगती है वहाँ फायर ब्रिगेड को भेजा जाता है। कभी मतलब अनेक प्रकार की, कभी ज्ञान बदली का, कभी ज्ञान बुलबुल का, कभी रत्नों की खान का। तो बाबा के अनेक वरदान काम कर रहे हैं, सेवा भी उस अनुसार चल रही है। ओके, ओम शांति। अभी आप लोगों को